नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है, इस सेशन में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, यह जो सेशन है इसमें हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है, ये प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वह उसका विषय क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, तथा यह जो पुस्तक है किस पे आधारित है, तो पॉलिटिक्स पे यानी कि राजनीति पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो जो मेगास्थनीज था, इसने भारतीय समाज को कुल कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, तो टोटल 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसे याद देखिएगा, टोटल जो है 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। तो सबसे अधिक मात्रा में जो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था वह कराया गया था विम कट फिशेस के द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विम कट फिशेस जो था, इसके द्वारा जो है सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक व्यापक पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया गया था। तथा यह जो विम कट फिशेस था, यह कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का, तो यह कुषाण वंश का शासक था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कला की जो गंधार शैली थी वह किस समय में फली फूली, मतलब कला की गंधार शैली का जो विकास है वह किसके समय में हुआ था, आपको बताना है। तो कला की जो गंधार शैली थी, इसका विकास हुआ था कुषाणों के समय में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कुषाणों के समय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कुषाणों के समय में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया था, तो यह वंश था कण्व वंश, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। जो कण्व वंश था, इसने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल का जो नाम है वह किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो राजा खारवेल थे, इनका नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्बा लेख के साथ, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। राजा जो खारवेल थे, इनका नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है, तो राजा खारवेल का जो नाम था यह हाथी गुम्बा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। वहीं अगर हम गिरनार लेक की बात करें, सॉरी यहाँ पे जो जूनागढ़ की अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पे जूनागढ़ की अगर हम बात करें, तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है इसको हम गिरनार के नाम से भी जानते हैं, दोनों एक ही है। जूनागढ़ अभिलेख को जो है गिरनार के नाम से भी जाना जाता है। तथा यह राजा रुद्रदामन से संबंधित, किससे, तो राजा जो रुद्रदामन था इससे संबंधित है जूनागढ़ स्तंभ लेख। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ स्तंभ लेख को ही जो है गिरनार स्तंभ लेख कहा जाता है, जो कि शासक जो था रुद्रदामन उसी से यह संबंधित है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। वहीं जो हाथी गुम्बा लेख था यह किससे संबंधित है, तो राजा खारवेल से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। सिंपली प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह कौन है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। सिंपली यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह होता है भारत का महान्यायवादी। भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वह संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत।
तो जो नेशनल इमरजेंसी है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, यह आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। वहीं अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। वहीं जो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है वह आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान है। पहला है 352 में नेशनल इमरजेंसी, वहीं दूसरा है 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 तीसरा है वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला प्रश्न है, आम चुनाव में मतदान की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किस संशोधन के तहत किया गया? तो आम चुनाव में जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन के तहत किया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है आम चुनाव में जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण जो सिस्टम था उसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो विकेंद्रीकरण सिस्टम की जो सिफारिश वह की थी बलवंत राय मेहता ने। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। बलवंत राय मेहता के द्वारा जो है विकेंद्रीकरण सिस्टम की जो है सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका अस्थाई सदस्य नहीं है? सबसे पहले आप याद रखिए कि यूनाइटेड नेशंस के अस्थाई सदस्यों की जो संख्या टोटल 5 है। इन 5 अस्थाई सदस्यों में कौन कौन है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, उसके बाद आपको रूस मिलेगा और आपको मिलेगा अमेरिका। तो टोटल 5 ऐसे देश हैं जो अस्थाई सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा काउंसिल यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के। अमेरिका, रूस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। तो आप इसे याद रखिएगा। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है इसका सदस्य नहीं है, सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं। यहाँ पे अस्थाई सदस्य की बात हो रही है, तो जर्मनी अस्थाई सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसका संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो जो गद्दी जनजाति है यह किस राज्य में निवास करती है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी वाह क्या है? कौन है मतलब? तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी वाह है वह है गंगा नदी। तो इसे आप याद रखिए, जो गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपको बताना, जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उस झील के पास से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी को आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से तीनों नदियों का जो उद्गम होता है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, यानी उपयुक्त सभी नदियां जो हैं बिल्कुल सही हैं। सिंधु का भी उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट से, सतलज नदी का उद्गम भी होता है और सिंधु नदी का भी होता है। तो तीनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा, सोन तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा, सोन तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। नर्मदा, सोन तथा जो महानदी हैं ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़ों में वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिए गए राज्यों में से किस राज्य में जाड़ों में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में जो है जाड़ों में वर्षा होती है। तो रिट्रीट ऑफ मानसून इसको कहते हैं। यह नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। यह नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि जब मानसून लौटता है तो उस समय जो है लौटते हुए मानसून के कारण, जिसको हम रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं, उसी कारण जो है जाड़ों के समय तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है। तो आपको बताना है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है
पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो जो प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, यह कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है, 19 अप्रैल 1975 को जो है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग में लाई जाती है? तो जर्मेनियम जो है यह एक प्रकार की मतलब धातु है जो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल से जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो धरती पर प्रेजेंट टाइम में जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सोलर एनर्जी। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान आपको बताना है। तो पानी जो होता है यह न्यूट्रल होता है, आपको पता होना चाहिए। पानी जो होता है न्यूट्रल होता है तथा इसका पीएच मान होता है 7। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, पानी न तो क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, यह न्यूट्रल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की है? तो वह कौन सा आईआईटी संस्थान है जिसके द्वारा जो है पानी से हाइड्रोजन ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की गई है? तो यह आईआईटी संस्थान है आईआईटी मंडी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आईआईटी मंडी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण कराने जा रहा है? तो यह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है इसका पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, बक्सा बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो जो बक्सा बर्ड फेस्टिवल यह किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल राज्य। अगला प्रश्न है, 5वां दलहन कॉन्क्लेव 2020 का जो आयोजन है वह किस राज्य में किया गया? तो जो 5वां दलहन कॉन्क्लेव 2020 था इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में जो है 5वां दलहन कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2020 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तथा 2020 में इस प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 16वां संस्करण, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 9 जनवरी 2020 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे जो पावरफुल पासपोर्ट था 2020 का जो इंडेक्स है उसमें जापान का जो पासपोर्ट था सबसे पावरफुल था, तथा इसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 84, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, भारत का स्थान था 84वां और पूरे दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट था जापान का, यानी जापान पहले नंबर पर था इसमें। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया है जिसमें राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड उस लोगों पर चिन्हित है? तो हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसने अपना नया लोगो अपनाया तथा उसके नए लोगो में जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो राज्य पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड उसको चिन्हित किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।